जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक, यानी पेट्रॉन का लिंक और मेंबरशिप लेने का लिंक, दोनों का ही लिंक अलग अलग मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। खटाखट खटाखट खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। तो मिजाज बना टनाटन, अब मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब दीदी के खाता में 1 लाख जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा के हो जाए सपाचट सपाचट सपाचट। और लालटेन पर वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है? ये परमात्मा वाली। क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे, तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। दोस्तों, मुस्लिम लीग से शुरू हुए मोदी जी मटन, मछली, मुगल, मंगलसूत्र, मंदिर और मुसलमान से होते हुए मुजरे तक पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ यही नॉन बायोलॉजिकल इंसान सबसे खून का रिश्ता भी जोड़ रहे हैं। मुल्क को पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की डेमोक्रेसी को पड़ोसी मुल्क जैसा बना रहे हैं, जहां हर पार्टी सत्ता में आने पर ऑपोजिशन दल के नेताओं को जेल में डाल देती है। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुल्लम खुल्ला तेजस्वी यादव को चुनाव के बाद जेल भेजने की बात कर रहे हैं। वहीं चुनाव में हालत बिगड़ते देखकर मोदी जी अब पाप पुण्य पर आ चुके हैं। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, इसे खाकर किसी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो पाप लगेगा। वैसे आप लोगों को बता दूं कि अर्जेंटीना के भयंकर राइट विंगर यानी दक्षिणपंथी प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर लोग अपना खाना नहीं जुटा पा रहे हैं तो उन्हें मर जाना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुफ्त राशन के बदले वोट नहीं देने पर पुण्य नहीं मिलेगा। लगता है कि सब जगह कोई डरावनी ज़ॉम्बी फिल्म चल रही है। खैर, इस चुनाव में इन सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट की लैंग्वेज बदली हुई है। ये लोग कहने लगे हैं कि 2019 जैसे हालात नहीं हैं और बीजेपी नीचे जा रही है। मोदी की पॉपुलैरिटी काफी घट चुकी है। ऐसा पिछले कुछ सालों के किसी चुनाव में कभी नहीं हुआ था। अब अहम बात यह है कि यही सेफोलॉजिस्ट हर चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिलाते रहे हैं, लेकिन अब छठे फेज का डेटा इनके पास आ चुका है तो इनका टोन बदल गया है। वैसे दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई भी चुनाव बिना लहर और बिना किसी मुद्दे को लाइमलाइट में लाए नहीं जीता है। 2001 में भुज में आए अर्थक्वेक यानी जलजले से फैले केओस के बीच तब के गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2002 में बीजेपी को लेकर गुजरात में इतनी नाराजगी थी कि होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पक्की थी। मगर ठीक चुनाव से पहले गोधरा और दंगे हो गए।
नफरत की आग के बीच कम्युनल लहर चलाकर नरेंद्र मोदी मेजॉरिटी पाकर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। 2007 के गुजरात विधानसभा में भी नरेंद्र मोदी की हार पक्की थी, मगर ठीक चुनाव से पहले अक्षरधाम मंदिर पर हमला हो गया और फिर सनसनी फैलाती नरेंद्र मोदी की हत्या करने की खबरों के साथ धड़ाधड़ एनकाउंटर्स हो गए। नरेंद्र मोदी ने इसे इस्तेमाल किया और हमले को गुजराती सेल्फ रेस्पेक्ट से जोड़कर वोट मांगे और ऐसा भाषण देना शुरू किया कि वो हारे तो उनकी हत्या हो सकती है। इसी नैरेटिव के सहारे 2007 का चुनाव भी गुजराती सेल्फ रेस्पेक्ट की लहर चलाकर नरेंद्र मोदी जीत गए। 2012 का चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ा गया, जब सुषमा स्वराज ने गुजरात जाकर ऐलान किया कि आप मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। गुजरात के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को 2012 के चुनाव में जिता दिया और इस लहर के साथ नरेंद्र मोदी दिल्ली की तरफ चल दिए। 2014 का लोकसभा चुनाव सीएजी विनोद राय, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल के करप्शन पर बनाए नैरेटिव के साथ हुआ। बाकी जुमलेबाजी के साथ बनी लहर के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 2019 का चुनाव भी पुलवामा, बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक से बने राष्ट्रवाद की लहर के साथ हुआ और नरेंद्र मोदी अपनी पॉपुलैरिटी के उरूज पर पहुंच गए, फिर मेजॉरिटी के साथ प्रधानमंत्री बने। अब इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के ये सभी अस्त्र शस्त्र गायब हैं। ना तो दंगा हुआ, ना पुलवामा और बालाकोट जैसा कुछ हुआ, न सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना नरेंद्र मोदी के ऐसे मुद्दे के जरिए बनी कोई लहर हुई। उनका मनपसंद मुस्लिम विरोधी सियासी तमाशा भी लगातार 2 महीने से हवा नहीं बना पा रहा है। नतीजे का असेसमेंट और हवा के रुख का अंदाजा आप लोग खुद भी लगा सकते हैं। ये तो पंजाब के लोगों की बेइज्जती है, पंजाब के लोगों का अपमान है। गवर्नर की कैसे हिम्मत होती है कि वो आपकी विधानसभा में पास किए हुए सारे कानून रोक ले। आप ये 13 एमपी बना दो, ये गवर्नर के घर के अंदर घुस के सारे बिल पास करा के ले आएंगे। और आज से 2 साल पहले याद करो, जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़े थे किसान आंदोलन के लिए, याद है आप लोगों को? हजारों किसान दिल्ली की तरफ गए थे। मोदी सरकार ने इनको दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया, बॉर्डर पे रोक लिया, सड़क पे कीले लगा दी, बड़े बड़े बुलडोजर लगा दिए। इस बार ऐसा बटन दबाना मोदी जी को दिल्ली से बाहर कर देना इस बार। दोस्तों जरा सोचिए, चुनाव के ऐलान के बाद जिस तरह नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को गालियां देने वाले अपने तमाम सांसदों के टिकट काटे, उससे यह इशारा मिला कि इस चुनाव को नरेंद्र मोदी कम्युनलिज्म से फ्री करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर, रमेश विधुड़ी, परवेश वर्मा, अनंत कुमार हेगड़े, प्रताप सिन्हा और नलिन कुमार जैसे सांसद जिनकी सियासत ही मुसलमानों को गालियां देने, उनका सोशल और इकोनॉमिक बाइकॉट करने पर टिकी हुई थी। नरेंद्र मोदी ने सबका टिकट काटकर उन्हें पैदल कर दिया। ये नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को दिखा रहा था और इन्हीं सभी फैसलों से यह लगा कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव में यकीनन जीतेंगे और 400 पार का नारा सच होने लगा था। उस माहौल में लगा कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव में अपने 10 साल के अचीवमेंट्स पर वोट मांगेंगे, हाई स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करेंगे और जीतेंगे। ऐसा पहले फेज तक हुआ भी, मगर पहले फेज में नरेंद्र मोदी को जाने क्या फीडबैक मिला कि वो इस चुनाव में वही काम करने लगे जो प्रज्ञा ठाकुर, रमेश विधुड़ी, परवेश वर्मा, अनंत कुमार हेगड़े और प्रताप सिन्हा करा करते थे। नरेंद्र मोदी छठे फेज के चुनाव के बाद उनके लेवल से भी नीचे उतर आए। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को यही सब जब करना था तो उनको भी टिकट दे देते। दरअसल दोस्तों, पहले फेज के बाद नरेंद्र मोदी को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी क्योंकि उनकी जातियों वाली सारी इक्वेशन टूटेगी, इसका एहसास उनको हो गया। जाट, यादव, कुर्मी, दलित, गुर्जर वाला बीजेपी में गया वोट सरक रहा है, इसका नरेंद्र मोदी को फीडबैक मिल गया था। दरअसल बीजेपी ने अपने फेवर में जो कास्ट बेस्ड इक्वेशन बनाकर लगातार चुनाव अब तक जीतती रही थी, वो अब सरक रहा था और इस चुनाव में यकीनन एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से छटक कर इंडिया गठबंधन की तरफ आ चुका था। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो यादव वोट पिछले कुछ चुनाव से कुछ परसेंटेज में टूटकर भगवा हो गए थे, वो इस चुनाव में न सिर्फ वापस इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए
बल्कि वो जमीन पर लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य का चुनावी लैंडस्केप से गायब रहना भी एक मैसेज देता है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लहर के बीच जिस तरह तमाम दलित और ओबीसी जातियां इंडिया गठबंधन की तरफ आकर खड़ी हुई, वो प्रधानमंत्री के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए काफी थी। और इसी के चलते फिर से नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर ऊल जुलूल हमले करने लगे। वही हमले जिससे करके प्रज्ञा ठाकुर, रमेश विधुड़ी, परवेश वर्मा, अनंत कुमार हेगड़े, प्रताप सिन्हा और नलिन कुमार जैसे लोग अपना लोकसभा टिकट कटवा बैठे थे। दरअसल दोस्तों, लगातार चुनाव जीतता शख्स अगला चुनाव हारने की सोच से ही डिप्रेशन के हालात में चला जाता है। नरेंद्र मोदी की गिरती लैंग्वेज और उनका बिहेवियर उन्हें उसी डिप्रेशन के हालात में होने का इशारा दे रहा है। मगर खुद को देश के 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री कहने वाले नरेंद्र मोदी के तरफ से देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों का नाम लेकर उन पर सीधे सीधे हमला करना उनके दोहरे पैरामीटर्स को दिखाता है। और इसके बावजूद मुसलमानों का सब्र देखिए, किसी ने उफ तक नहीं करी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।